एडमिनिस्ट्रेशन में एथिक्स की जरूरत है, क्योंकि आप लोग अभी तो हमने जनरलाइज पढ़ लिया ये होता है, लेकिन जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स की बात करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स का मतलब वो एथिकल प्रिंसिपल्स, वो मोरल वैल्यू जो आपके कंडक्ट को डिसाइड करते हैं एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, यही है ना, दोज मोरल वैल्यूज एंड स्टैंडर्ड्स दैट गाइड द एक्शन एंड बिहेवियर ऑफ अ सिविल सर्वेंट। ठीक है, तो हमारे पास ये कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जो एथिकल हैं, मोरल हैं, वैल्यूज हैं, जिसमें उसके बारे में हमें बात करनी है। तो उसमें क्या क्या है, उसमें सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, इक्विटी एंड जस्टिस होती है, देन स्टेक होल्डर्स पार्टिसिपेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेंसिटिविटी टूवर्ड्स पब्लिक नीड्स एंड इंटरेस्ट्स, innovative ideas to garner public trust and confidence, to garner public trust and confidence, or institutionalized या institutional understanding for the appropriate and effective utilization of official resources। पहली चीज जो ये है, to unshackle the colonial mindset, to unshackle the colonial mindset, number one। number two, primacy to public interest। अब देखो ये जो वर्ड है इसको एक्सप्लेन एक लाइन में कर लेना चाहिए कि ये जो लाइन है ये आ जाए, सेंटेंस में आ जाए, बस इस तरह से अपने को लिखना है, सिर्फ एक वर्ड लिख के छोड़ना नहीं। क्यों ये चीज जरूरी होती है, क्योंकि बिना काम के कोई वर्ड नहीं लिखा जाता है। तो जब आप लिखोगे तो क्यों, तो इससे क्या होता है, ये एक लाइन में और लिख दोगे, फॉर सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, देन हाईएस्ट डिग्री ऑफ मोरालिटी लीड्स टू इफेक्टिव एंड प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसीज। नेक्स्ट पॉइंट, फेयर and equitable treatment to people upholds the democratic values and system। अब जैसे democratic values and system इसको अंडरलाइन कर देना चाहिए। Administration in accordance with laws and policies leads to efficiency, effectiveness and integrity। ये तीनों वर्ड्स अंडरलाइन में जाएंगे, बाकी सेंटेंस हो गया। अब हमने सेंटेंस फॉर्म करके तुम्हें देना शुरू कर दिया है, तुम ऐसे ही सीधे लिख सकते हो, अदरवाइज हम सिर्फ 3 शब्द दे देते, आपका काम हो जाता। नेक्स्ट पॉइंट, टू एड्रेस चैलेंजेस ऑफ पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, रीजनल लॉपसाइडेड डेवलपमेंट, and lack of public confidence in the government and administration। ठीक है, इसके अलावा इससे क्या होगा, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, कल्चर ऑफ अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक वेलफेयर, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, नो आर्बिट्ररी डिसीजन मेकिंग एंड एक्शंस, एंड एक्टिंग एथिकली ड्यूरिंग क्रिटिकल टाइम्स। और इसके लिए संथानम कमेटी ने कहा हुआ है, जो आपको याद रहना चाहिए, संथानम कमेटी की रिपोर्ट है ना, उसको ध्यान रखिएगा आप लोग। तो संथानम कमेटी की रिपोर्ट कहीं पढ़ लीजिएगा आप, छोटा सा है, बहुत बड़ा नहीं है, आप गूगल पे करोगे कुछ भी तो तुम्हें मिल जाएगा संथानम कमेटी के बारे में। ठीक है, क्लियर। तो ये जब देखोगे तो आपको अपने आप ये समझ में आने लगता है कि हाँ भाई, ये जो टॉपिक है इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स का आपको पूरा एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मूला मैंने दे दिया कि आप कैसे भी इस क्वेश्चन को लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ वर्ड्स तुम अपने दिमाग में रखो। कौन कौन से वर्ड्स याद रखोगे, पब्लिक इंटरेस्ट, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, नो डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन,
to provide efficient, effective and fair services to the people, avoid conflict of interest, be accountable। बहुत सरल सी बातें कही मैंने, भाई लोक हित में काम करो, जनता का हित सर्वोपरि है, ये मान के चलो। आप अधिकारी इसलिए बनाए गए हो ना कि आप जनता के लिए, जनता के हिसाब से जनता का काम करो। दूसरा, पॉलिटिकली न्यूट्रल। आप ये मत सोचो कि आपका अपना पॉलिटिकल स्टैंड कोई है। आप तो सोचिए कि हमको पॉलिटिकली न्यूट्रल है ना, जो पॉलिसीज बनी हुई हैं उन पॉलिसीज में हमको काम करना है, और यदि हमको लगता है इन पॉलिसीज से किसी को नुकसान हो रहा है, उसका फीडबैक हम ऊपर दे, चेंज होकर के आएगी। लेकिन काम आप पॉलिटिकली न्यूट्रल होकर के करें। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं दे। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन देंगे तो किसी को इकोनॉमिक फायदा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये भी नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन दे दोगे तो किसी की जान पे चली जाएगी। सत्येंद्र दुबे का केस आपको पता है, आरटीआई लगाई थी, और आरटीआई नहीं लगाई थी, वो तो इनसाइडर थे, ठीक है, और उनके ऊपर उनको मार दिया गया। आईआईटी ग्रेजुएट थे वो। क्यों? क्योंकि ये इंफॉर्मेशन दे दी गई थी, शिकायत इनके यहां से आई है। तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन नहीं करोगे तो किसी की जान चली जाएगी। इसके अलावा तो जो सर्विसेज प्रोवाइड करो वो एफिशिएंसी के साथ हो, पैसा बचेगा, टाइम बचेगा, इफेक्टिव हो कि जिसको दिया जा रहा है उसको काम आए। आपने एफिशिएंसी की लेकिन इफेक्टिव नहीं रहा, तो इफेक्टिव नहीं रहा तो क्या फायदा होगा? इफेक्टिव भी तो होना चाहिए कि हाँ उसके जीवन में कुछ प्रभाव पड़े, फेयर होना चाहिए। ऐसा ना हो अंधा बांटे रेवड़ी, पुन पुन आपन को दे। अंधा रेवड़ी बांट रहा है, अपने अपने को ही दिए जा रहा है, लेकिन तो झूठा अंधा है फिर। ऐसा कि नहीं है? ऐसा अंधा भी नहीं चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड करना है, क्यों कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना कि हमारे भाई को भी काम करना है और किसी दूसरे को भी काम करना है, तो हमारा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। हम भाई को नहीं देंगे तो गड़बड़ होगा और इनको दे देंगे तो गड़बड़ होगा, तो हम कोशिश करते हैं कि नियम इस तरह से तोड़ मरोड़ दें कि हम अपने भाई को दे दें। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इसको अवॉइड करो और अकाउंटेबल रहो। ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं? लैक ऑफ क्लैरिटी इन द मीनिंग, interpretation and practices in the rules, regulations, laws। इसी को तोड़ा जाता है ना। यदि एथिक्स नहीं होंगे तो आप इनको अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन में ले आओगे। दूसरा, रूल्स आर टॉप डाउन। ऊपर से कानून बनाए गए, नीचे से बात हो ही नहीं रही है। तो टॉप डाउन अप्रोच है रूल्स में, इसको हमें कहीं ना कहीं बॉटम्स अप अप्रोच में लेकर के आना पड़ेगा। तीसरी प्रॉब्लम है ओवरलैपिंग ऑफ रूल्स, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रूल्स ड्यूरिंग इंटरप्रिटेशंस। इंटरप्रिटेशन के समय कॉन्फ्लिक्ट, क्लैश, ओवरलैपिंग होती है, रूल्स की होती है, और इसीलिए यहां पर हमारी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। हमारी अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्पैथी, ये सब कॉम्प्रोमाइज होने लगते हैं। और नो कंटिन्यूअस evolution or evaluation of the rules of decision making। और इसीलिए यहां पर आपके लिए जो गाइडिंग प्रिंसिपल है वो जॉन रॉल्स आते हैं। वो कहते हैं कि भाई पैरेटो ऑप्टिमैलिटी, यथोचित समानता लेके आ जाओ, यथोचित समता लेके आ जाओ। यही है ना, जो ज्यादा गरीब है, जो ज्यादा कमजोर है, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, जो बहुत ऊपर है उसको ऊपर जाने दो, उसको नीचे मत घसीट के लाओ। यही है ना। हमारा इनकम टैक्स क्या कहता है कि जिनकी इनकम कम है उनसे लेना ही नहीं है, जिनकी थोड़ी सी है उनसे 10% ले लो, और जिनकी बहुत ज्यादा है उनसे 30, 32, 35% भी ले लो। क्या फर्क पड़ता है, उनके लिए बहुत ज्यादा नहीं है, उनकी जिंदगी तो चल ही रही है। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और वहीं यदि हम कॉर्पोरेट टैक्स देखें तो 25% है, 22% है। क्यों? क्योंकि उससे जो पैसा बचता है वही जो एम्प्लॉइज हैं उनको मिलता है, तो वो उनको फायदा मिल जाएगा। नहीं तो एम्प्लॉइज की सैलरी नहीं बढ़ पाएगी यदि कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाते चले जाएं, तो इंटरनेशनल कंपटीशन में नहीं आएंगे। तो आप हर जगह बैठे हुए हो, तो आपको कोई कानून बनाते समय, अभी तो मैंने इनकम टैक्स का उदाहरण दिया, आप जो बोलो उसका उदाहरण हम दें आपको, होगा कि नहीं होगा? तो याद रखिएगा कि जो
जॉन रॉल्स है, उनको कहना है कि भाई इंटीग्रिटी बना के रखो, ट्रांसपेरेंसी बना के रखो, नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करो और एंश्योर जस्टिस इन सोसाइटी। और इसके बाद कुछ वर्ड्स हैं, उनको आप याद रख लो, हमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि भाई सेल्फलेसनेस होनी चाहिए, ये फर्जीवाड़ा है कि नहीं? सेल्फलेसनेस होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, कंपैशन होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, प्रॉबिटी होनी चाहिए, एफिशिएंसी होनी चाहिए, इफेक्टिवनेस होना चाहिए, इकोनॉमी होनी चाहिए। ये सब अपने दिमाग में रखो। तो सिर्फ एथिकल वैल्यूज पे ध्यान नहीं देना है, ये तो एथिकल वैल्यूज हमने बता दी। इसके अलावा डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे भी ध्यान देना है। रूल ऑफ लॉ है, न्यूट्रलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, लॉयल्टी है, ओपननेस है, रिस्पॉन्सिवनेस है, रिप्रेजेंटेटिवनेस है, लीगैलिटी है। ये क्या है? ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं जो हमको चाहिए एथिक्स के साथ साथ मिला करके। फिर प्रोफेशनल वैल्यूज भी चाहिए हमको, वो एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, इकोनॉमी, लीडरशिप, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, ये सब भी चाहिए आपको, ये प्रोफेशनल है। और टुवर्ड्स पीपल भी आपके कुछ वैल्यूज हैं, वो होना चाहिए केयरिंग, फेयरनेस, टॉलरेंस, डिसेंसी, कंपैशन, करेज, ह्यूमैनिटी, ह्यूमिलिटी। ये सब तुम्हारे कौन से हैं? ये टुवर्ड्स पब्लिक है। तो अब आप देखो, 4 मैट्रिक्स हमने बना दिए कि नहीं बना दिए? एक एथिकल हो गया, एक डेमोक्रेटिक हो गया, एक प्रोफेशनल हो गया, एक पब्लिक हो गया। अब इसमें तुम एक में लिखना चाहो, जगह मिले तो एक में लिखो, एक मैट्रिक्स तो बना ही सकते हो अपना। तो मैट्रिक्स आपके लिए काम आ जाएगा कभी भी, ठीक है। और नोलन कमेटी हमने पहले बताई हुई है, उसको भी ध्यान रखिएगा। और यदि हम इंडियन ब्यूरोक्रेसी में वैल्यूज देखें और एथिक्स देखें तो वो क्या क्या हैं? वो है एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉन पार्टिजनशिप, गुड गवर्नेंस, ऑब्जेक्टिविटी। ये सब हम पहले आपको पढ़ा चुके हैं, इसलिए इसको हम बहुत ज्यादा नहीं बोलने जा रहे हैं। इम्पार्शियलिटी, मेरिट बेस्ड डिसीजंस, फिस्कल प्रूडेंस। कितनी बार बोला होगा हमने? हजारों बार बोला होगा। फिस्कल प्रूडेंस सबसे जरूरी होता कई बार, ठीक है। और क्रिएटिंग हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट, इसके अलावा पैट्रियोटिज्म, कॉम्पिटेंस, टीम स्पिरिट, कोऑपरेशन, कंसल्टेशन, कम्युनिकेशन एंड फोस्टरिंग सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इन एथिक्स को बनाए रखने के लिए ऐसा नहीं है कि हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, वो इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं। जैसे लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें लॉज हैं, जैसे आरटीआई है, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स भी हैं, जैसे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, ठीक है, ईडी है, सीबीआई है, पब्लिक सर्विस कमीशन है, स्टेट में इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग है, लोकपाल लोकायुक्त हैं, ठीक है। और यदि आपको ये भी नहीं दिख रहे हैं तो हमारा रिलीजियस ट्रेडिशन है, रामायण है, महाभारत है, श्रीमद् भागवत गीता है, धर्मशास्त्र हैं,
इसके अलावा हमारी सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज है जो हमको डायरेक्शन देती हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः। इसके अलावा ट्रेनिंग, हम आपको ट्रेन करते हैं कि भाई ऐसे ऐसे रहना, ठीक है। और यदि आप एक मिशन देखें तो एक मिशन कर्मयोगी एग्जाम्पल में डाल लेना, ठीक है। और यदि आपको देखना है कि एथिक्स हमारे यहां पर किस तरह से इवॉल्व किया है, क्योंकि देखो अंग्रेज तो थे, उनके पास एथिक्स थे नहीं, वो सिर्फ लूट के ले जाने के लिए बने हुए, तो वो लूट के ले गए और उन्होंने हमको ही हमारे विरुद्ध खड़ा करा दिया। हमारे ही लोग पुलिस में थे, हम ही डंडा चलाते थे, हमारे लोग अधिकारी थे, वही ज्यादा रेवेन्यू लेकर के लगान वसूल करके उनको देते थे। इसीलिए हमारा माइंडसेट वो फ्यूडल हो गया, सरकारी नौकरी में रहेंगे तो मजा आएगा, खूब पैसा कमाएंगे, यही हो गया ना। तो इसके लिए शुरू किया गया, तो एक तो कंडक्ट रूल्स बनाए गए, आपको पता है, चाहे ऑल इंडिया के हों, सेंट्रल के हों, संथानंग कमेटी 1964, आईपीसी, ये सब हमारे पास बनाए गए। ब्राइबरी को रोका गया, कानून है ना। देन क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय ए पब्लिक सर्वेंट, इसके लिए कानून बनाया गया। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, देन एआरसी सेकेंड रिपोर्ट 2005, जिसने 3 टियर पब्लिक सर्विस कोड की बात की। अब आपको करना क्या चाहिए, हर एक किताब में ऑल इंडिया कंडक्ट की दिया हुआ है, सेंट्रल सर्विसेज कंडक्ट का दिया, वो 2-4 पॉइंट्स होते हैं, हमेशा मिलते हैं, तो हमें बताने की जरूरत नहीं, सरल सी बातें हैं उसमें, ज्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, याद रखेंगे ना आप इसको। तो कोड ऑफ एथिक्स एक अलग है, कोड ऑफ कंडक्ट अलग है, और इसमें क्या चीजें होनी चाहिए कि हम कोड में किन किन चीजों को, एलिमेंट्स को ध्यान में रखें कोड ऑफ कंडक्ट बनाते समय। एक तो डिजायरेबिलिटी देखें हम, वांछनीयता, कि उसमें ये चीजें जरूरत हैं, कितनी जरूरत है। दूसरा क्लैरिटी एंड स्पेसिफिसिटी, स्पष्टता और विशिष्टता। तीसरा लॉजिकल। चौथा प्लॉजिबिलिटी, प्लॉजिबिलिटी करने योग्य भी हो, आपने तो बना दिया, वो प्लॉजिबल ही नहीं है। एनफोर्शियबिलिटी, लागू करने लायक भी हो। और डिसेमिनेशन टू पब्लिक, जनता तक भी ये पहुंचे, ठीक है। जब पब्लिक सर्विस कोड पर एआरसी की रिकमेंडेशन हुई तो उन्होंने 3 स्टेजेस में दिया है। जो सबसे ऊपर है उनके लिए क्या दिया उन्होंने कि भाई आप ही लोग सब कुछ कर रहे हैं, आपको तो कोई चेक करने वाला है नहीं, तो आपके लिए कोड है इंटीग्रिटी, इंपार्शियलिटी और पब्लिक सर्विस डेडिकेशन। ये 3 वर्ड्स हैं, इंटीग्रिटी, इंपार्शियलिटी एंड पब्लिक सर्विस डेडिकेशन, IIPS। सेकेंड लेवल पर ऑब्जेक्टिविटी और एम्पैथी रख लो, क्योंकि आप जनता के साथ जुड़ करके काम करोगे। और थर्ड लेवल पर रूल्स हैं, गिफ्ट रूल्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रूल्स हैं, क्योंकि आप तो नियमों के अनुसार चलो, जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे आपके पास डिस्क्रिशन आता जाता है, तो उस डिस्क्रिशन का दुरुपयोग ना हो। नीचे डिस्क्रिशन कम रहता है, ऊपर डिस्क्रिशन ज्यादा रहता है, तो इसलिए इसको हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा होता कमेटी ने कहा था फॉर्मलाइजेशन ऑफ कोड ऑफ एथिक्स, हो गया कि नहीं हो गया। अब आप देखो, आप जब भी इस तरह के क्वेश्चंस देखते हो तो यही क्वेश्चंस घूम घूम करके आपके सामने आते हैं, आते कि नहीं आते हैं। किन चीजों से बचना है, मॉरल क्राइसिस से बचना है, एथिकल डिलेमा से बचना है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बचना है। अब देखो, कई बार इस तरह क्वेश्चंस आते हैं, भाई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, मोरल डिलेमा हो रहा है, एथिकल डिलेमा हो रहा है, तो क्या करना चाहिए। तो कुछ आपके सामने थ्योरीज हैं, उन थ्योरीज का सिर्फ नाम दे करके आगे बढ़ सकते हो,
बढ़ सकते हो कि नहीं बढ़ सकते हो? यूटिलिटेरियनिज्म दे सकते हो, सब जगह नहीं इस्तेमाल होगा, कई जगह तो इस्तेमाल हो सकता है ना, ठीक है। राइट्स बेस्ड अप्रोच, जस्टिस अप्रोच, वर्च्यू अप्रोच। वर्च्यू अप्रोच क्या कहता है? डोंट बी गुड ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर्स, बी गुड फ्रॉम विद इन। यही है ना वर्च्यू। बाहर के दबाव से यदि आप अच्छे बने हुए तो कोई अच्छे थोड़ी ना हो आप। अंदर से भीतर से अच्छे रहो, भीतर से अच्छे रहोगे तो अच्छी आवाज आएगी, आप जो काम करोगे अच्छे से करोगे, ठीक है। फिर गांधी की विचारधारा, फिर सिचुएशनल एथिक्स देख लीजिए, और फिर लॉ एज ए सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, कंसाइंस, ये सब आपके एथिकल डिलेमा को दूर करते हैं। क्वेश्चन देखो ऐसे ही बनते हैं ना, एथिकल डिलेमा होता है क्या करें भाई, कानून देखो ना यार। तो आपको कानून लिख लेने चाहिए, कौन कौन से करप्शन के लिए क्या है, महिलाओं के लिए क्या है, बच्चों के लिए क्या है, बुड्ढों के लिए क्या है, ठीक है ना, इकोनॉमिक के लिए क्या है, लीगल के लिए क्या है, ये सब आपके पास कानून बने हुए हैं, ठीक है। और कुछ ना याद आए तो लोहासी लिख देना, हम पहले भी लिखवा चुके हैं आपको। वो जो नोलन कमेटी के रिकमेंडेशंस हैं उस पर थोड़ा ध्यान रख लोगे तो काफी कुछ हो जाएगा। अब देखो, अब कुछ चीजें और हैं, वो ये है कि 1947 से 1990 तक और 1991 से लेकर अब तक बहुत सारी चीजें चेंज होती चली गई। खासतौर से पोस्ट एलपीजी चेंजेस हैं तो पब्लिक सर्विसेज में भी चेंज आए हैं। जैसे प्राइवेटाइजेशन हुआ है, लिबरलाइजेशन हुआ है, मार्केटाइजेशन हुआ है, श्रिंकिंग रोल ऑफ स्टेट है, इंक्रीजिंग डिमांड फॉर क्वालिटी सर्विस है। पहले कुछ भी दे दो चलेगा, अब कहते नहीं हमें अच्छा चाहिए। तो क्यों अच्छा चाहिए? बोले हम पैसे दे रहे हैं, हमें अच्छा चाहिए ना। पहले हर एक आदमी एक राशन की दुकान में लगा रहता, चीनी चाहिए, चीनी चाहिए, चीनी चाहिए, जो चीनी मिल जाती तो लेके आ जाता। अब चाहिए चीनी वाली क्या? डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। देन इंक्रीजिंग रोल ऑफ थर्ड सेक्टर और मल्टी स्टेक होल्डर कोलैबोरेशन शुरू हो गए हैं, ठीक है। आईटी रिवॉल्यूशन हुआ है, सोशल मीडिया आया है, डिसेंट्रलाइजेशन होना शुरू हो गया है, पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ा है, पब्लिक कॉन्शियसनेस बढ़ी है, इंक्रीज्ड पब्लिक कॉन्शियसनेस। और ये हर जगह हमको देखना पड़ेगा चाहे वो लेजिस्लेचर में हो, चाहे एग्जीक्यूटिव में हो, चाहे जुडिशरी में हो, इसके लिए भी अलग अलग चीजें हम लोग पढ़ते हैं, वो भी ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। प्रॉबिटी, हमेशा शब्द याद रखना, प्रॉबिटी का मतलब होता है हैविंग स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स एंड स्ट्रिक्टली फॉलोइंग देम, दैट इज प्रॉबिटी। Having strong moral principles and strictly following them, ठीक है। It is confirmed integrity, incorruptible होना, कुछ भी हो जाए करप्शन नहीं करेंगे हम, दिस इज प्रॉबिटी, क्लियर। अब प्रॉबिटी यदि गवर्नेंस में होगी तो क्या होगा? एक तो लेजिटिमेसी बनेगी सिस्टम की, ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन पे बनेगा, प्रूडेंट आउटकम्स होंगे, करप्शन खत्म होगा, फेयरनेस ऑफ द प्रोसेस होगी, नो एब्यूज एंड मिसयूज ऑफ पावर। लेकिन इसके सामने जो चैलेंजेस हैं वो करप्शन ही है, इंडिविजुअलिज्म है, मटीरियलिज्म है, आर्बिट्रेरीनेस अंडर द क्लोक ऑफ डिस्क्रेशन है, एम्बिगुअस वैल्यू सिस्टम है, और नो इंसेंटिव।
एक सेवोत्तम मॉडल जरूर देखिएगा सर्विस डिलीवरी में, ये हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, आप इसको याद रख लीजिएगा। सेवोत्तम मॉडल, इसके दो ऑब्जेक्टिव्स हैं मेन, एक है इंप्रूवमेंट इन पब्लिक सर्विस डिलीवरी क्वालिटी और दूसरा इंटरमीडिएट रिजल्ट में तीन चीजें हैं, वो है सिटीजन एम्पावरमेंट, रिड्रेसल ऑफ डिससेटिस्फैक्शन और तीसरा है कैपेसिटी एनहांसमेंट। कैपेसिटी एनहांसमेंट, ठीक है, याद रखिएगा इसमें क्वालिटी मस्ट बी डिफाइंड बाय द यूजर नॉट बाय द डिलीवरर। क्वालिटी कौन डिसाइड करेगा? जो ले रहा है, वो डिसाइड नहीं करेगा जो दे रहा है। ये तो हमेशा कहेगा बहुत अच्छा है। अब देखो, आप जरा गौर करो, कभी भी सिविल सर्विसेज में ऐसा क्वेश्चन नहीं आया कि वो कहे कि भैया सॉक्रेटिस ने क्या कहा है, प्लेटो ने क्या कहा है, कभी क्वेश्चन आया क्या ऐसा? सिलेबस में है, सिलेबस में है, तो हमको उनके भी थॉट प्रोसेस को 4-4, 5-5 पॉइंट्स में याद रखना चाहिए।